नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। सर्दियों की शुरुआत होने के बाद अगर हम बांग्लादेश या फिर भारत के आसपास के सिचुएशंस का रुख करें तो वहाँ पर बड़ी ही गर्माहट है। स्पेशली अगर बांग्लादेश की करंट सिचुएशन की बात करें तो वो दिन ब दिन इम्प्रूव होने के बजाय वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट या फिर लोगों का मारना काटना, दंगे और इंटरनल सिचुएशन, वो सारी चीज़ें एक लेवल के बियॉन्ड जा चुकी है। आज महेश जी हमारे साथ हैं। महेश जी जो हैं वो बड़ा ही अपना ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं अग्निपथ विद महेश नाम से, और खास तौर पर भारत और भारत के आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनके ऊपर अपनी बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और इनके अपने व्यूज़ और एनालिसिस भी बड़े तगड़े होते हैं। महेश जी, आज आपने इस मुद्दे पर बात करने के लिए समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी करंट सिचुएशन क्या है, कैसे रीड कर सकते हैं बांग्लादेश की करंट सिचुएशन हम? सबसे पहले आपका शुक्रिया राहुल भाई। और जहाँ तक करंट सिचुएशन की बात की जाए, मुझे लगता है कि अभी ये खराब होती रहेगी दिन ब दिन। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता ट्रंप साहब का, और तब तक आपको ये मामले ऐसे ही सर्द गर्म होते नजर आएंगे। इस बीच में मुझे लगता है मामलों को ठीक करने की थोड़ी सी कोशिश जरूर हुई है, खासतौर पे आज, जबकि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी के इनविटेशन पर वहाँ गए हुए थे जी। और वहाँ उनकी बातचीत भी हुई है। तो अच्छी अच्छी बातें जैसे की जाती हैं डिप्लोमेट्स में वो की गई हैं। और उसके बाद में उन्होंने अपना कंसर्न भी जाहिर किया है माइनॉरिटीज़ को लेकर कि भाई जो कुछ वहाँ टैक्स हो रहे हैं उनको उन पर काम किया जाना चाहिए और नहीं होने चाहिए। लेकिन बियॉन्ड दैट मुझे लगता ये है, देखिए तमाम सारा का सारा जो एजेंडा है, आप उसको देखने का नज़रिया हमारा ये होना चाहिए कि हो क्यों रहा है और कब से हो रहा है। हम्म। शुरू हुआ है ये बाइडेन के आखिरी दिनों में, जिन दिनों में आपको बराबर। मालूम है फरवरी के बाद में जब हमारी जुलाई में आई थी ना, जुलाई में हसीना की सरकार जब बदली गई, जुलाई अगस्त, तो वहां से आप देखिए तब तक चीजें साफ थी। ट्रंप की रेटिंग्स बढ़ी हुई थी, नजर आ रहा था कि इलेक्शन कौन जीत रहा है। और उसके कुछ असरात स्टेटमेंट्स में भी नजर आने लगे थे, ट्रंप की स्टेटमेंट्स में नजर आने लगे थे कैंपेन के दौरान। और कहीं ना कहीं जो अमेरिकन डीप स्टेट है उसके अपने गेम्स होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अभी कल सीरिया का फॉल हुआ है, आप देखिए उसको देखें। और दुनिया में कहीं भी इस समय जो चल रहा है उसमें वो उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, डीप स्टेट के अपने इंटरेस्ट होते हैं, और वो यहाँ भी है। जिन परिस्थितियों में जिस तरह से हसीना सरकार को गिराया गया, आप देखिए दो चुनाव लगभग एक साथ हुए, बराबर। बांग्लादेश का चुनाव और पाकिस्तान का चुनाव। हम्म। दोनों ही चुनाव पर ये क्वेश्चन मार्क रहा कि क्या वो ऑनेस्टली किए गए या नहीं किए गए। हम्म। मगर एक खास देश को अमेरिका ने छोड़ा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मगर बांग्लादेश के चुनाव पर लगातार टिप्पणी करते रहे। हालांकि दोनों ही देशों के चुनाव पर सवालिया निशान लगे हुए थे। तो उनको हम्म। मालूम था कि उनको दरअसल किस दिशा में जाना है। उनको हम्म। एक अड़ंगा मारना था, भारत को कहीं ना कहीं रोक लगानी थी। जिस स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जयशंकर जी करते हैं, मोदी जी करते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उन्हें ब्रेक लगाना था। और ये उसका एक बहुत अच्छा तरीका था। वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए, आप याद कीजिए अमेरिकन एम्बेसडर ने भारत में क्या कहा था दिल्ली में, कि हम्म। एट द टाइम ऑफ वॉर देर इज नो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। आप उसको देखिए कि वो दरअसल हिट कहाँ कर रहे थे। और हम्म। उसके बाद में चूंकि कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती है, ये बात साबित करने के लिए ये सब किया गया, खेल रचा गया। आप ये देखिए कि क्या आज तक अमेरिकन अखबारों ने इस बारे में कोई बात की कि दरअसल अगर हसीना जी ने अपना इस्तीफा वहां या रिजाइन किया है वहां से, तो वो रिजिग्नेशन है कहाँ, कहाँ है उसकी कॉपी, किसने देखी आज तक? क्योंकि कोई इस्तीफा दिया ही नहीं है। हम्म। या कि अगर आपको याद हो, शुरू में एक हमारे अपने दोस्त हैं, एक माइकल कुगलमैन अमेरिका में, जो कि विल्सन सेंटर से आते हैं। अगर आप उनकी ट्वीट्स देखें उस समय की, तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि पता नहीं बांग्लादेश में क्या तूफान आने वाला है, क्या कलाकारियां होने वाली है। और मुझे अपनी उनके साथ की गई कई बातचीतें बड़ी अच्छी तरह से याद है। उनके मेरे साथ कन्वर्सेशन भी मौजूद है। और मैं उनको पहले दिन से ये कह रहा था कि ये खेल
दरअसल उस तरफ नहीं जाएगा जिस तरफ आप लोग ले जाना चाह रहे हैं। और वो मानते ही नहीं थे, वो दरअसल किस तरफ ले भी जा रहे हैं, वो यही मानने को तैयार नहीं थे। उनको लगता था सब कुछ बड़ा इंटरनल इनकलाब आ रहा है बांग्लादेश में। आप ये देखिए, फाइनली ये चीजें कहीं उस तरफ आई कि जहां पर लगभग आज से 1.5 महीने पहले करीब मैंने उनका पहला इंटरव्यू किया था माइकल गोलमान का अपने चैनल पर, और उस वक्त तक यानी कि अब से लगभग 2 महीने पहले तो उनके वक्तव्य में बदलाव आ चुका था, और वो कह रहे थे कि नहीं, दरअसल ये तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ही नहीं, और ये चुनाव करवाने के लिए आए थे, चुनाव की तो बात ही नहीं कर रहे, ये बाकी सब बातें कर रहे हैं लेकिन चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो हालात खराब होंगे, ये बात फिर उन्होंने माननी शुरू कर दी, और ये बात कंटिन्यूअसली माइकल कुगलमान ने उसके बाद में कही है। तो मुझे ये लगता है दुनिया में तमाम एक्सपर्ट्स जो न्यूट्रल होने का भ्रम कहीं अपने आप को देते हैं, पालते हैं, वो अब ये बात मान रहे हैं कि दरअसल मोहम्मद यूनुस जो है वो अपनी नीयत में बेईमान है, वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। और ये बात अब जग जाहिर हो गई है कि आपको याद होगा बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, इवन वहां उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम उम्मीद करते हैं कि 18 महीने के अंदर अंदर जो इलेक्शंस हैं वो करा दिए जाएंगे। लेकिन उस वक्तव्य का भी मोहम्मद यूनुस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और उन्होंने कोई कभी नहीं बात की उन्होंने, बल्कि आर्मी चीफ की स्टेटमेंट के बाद उन्होंने ये कहा था कि मैं तो स्टूडेंट्स की जॉब कर रहा हूं, मुझे इस जॉब पर, जॉब कहते हैं उसको, ये मुझे इस जॉब पर स्टूडेंट्स ने रखा है, जिस दिन वो कहेंगे मैं हट जाऊंगा। सो बेसिकली ही इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, he is taking the decisions without any accountability, he is not represented by people, he is not representing any people। तो ये सीन है। तो फॉर नाउ आई थिंक अब चूंकि चीजें क्लियर हो गई हैं, डीप स्टेट अपना गेम खेल चुका है, और अब ट्रंप चुनाव जब जीतने के बाद में नवंबर के महीने में, जब अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में जब चुनाव के परिणाम आ गए, आप ये देखिए उसके बाद जो 2 महीने का ये गैप मिलता है, ये 2 से 2.5 महीने का ये जो गैप है, इसमें खेल खेले जा रहे हैं। ये वो समय है जब नया प्रेसिडेंट आया नहीं है और पुराने वाले की अकाउंटेबिलिटी हो नहीं सकती है। बराबर। तो जो स्टेट है उसके लिए ये एक फर्टाइल ग्राउंड है जिसमें वो अपना खेल खेल रहा है। सही बात है। तो सर इसमें अगर ये आपने एक इसका आउटर पर्सपेक्टिव बड़ा अच्छे से बताया, अब अगर हम उसकी ग्राउंड सिचुएशन पे चले तो जो माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो वहां पर सारी चीजें हो रही हैं, तो उनको फिर मारना हो या फिर और भी पता नहीं क्या क्या चीजें उनके अगेंस्ट सारी चीजें हो रही हैं, उस चीज को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है राहुल भाई कि दरअसल ये एलिमेंट्स हमेशा से वहां मौजूद थे, जो ये कर रहे हैं वो हमेशा मौजूद थे। बीएनपी जो है उसमें ये एलिमेंट हमेशा मौजूद थे, जब बीएनपी पावर में थी तब भी इनके साथ इस तरह की हरकतें हुआ करती थी, वो कोई नई बात नहीं है। ये तो सिर्फ जब हसीना साहिबा की जब सरकार थी तो ये चीजें कंट्रोल में थी, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को उन्होंने कंट्रोल में किया हुआ था, जमात के लोगों को उन्होंने सजाएं दी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि दरअसल वो जमात ही है जो फर्टाइल ग्राउंड प्रोवाइड करती है इस तरह के एलिमेंट्स को। दूसरी तरफ आप याद कीजिए इवन 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस वक्त भी विद इन बांग्लादेश एक ग्रुप हुआ करता था जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, वो रजाकार हुआ करते थे, पाकिस्तान के रजाकार जिनको कहा जाता था। तो ये वो रजाकार हैं जो दरअसल जो पाकिस्तान बनाने में, बल्कि पाकिस्तान बनाने में सक्रिय हुआ करते थे एक जमाने में। बिहार बंगाल के लोग थे जो वहां पर माइनॉरिटी में रहते थे। याद रहे कि चाहे उन लोगों ने उस समय पर पाकिस्तान को सपोर्ट किया इन रजाकारों ने, लेकिन जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो पाकिस्तान ने इन लोगों को अपने यहाँ नहीं लिया। हाँ, एग्जैक्टली। और वो एलिमेंट सारे के सारे वहीं रहे बांग्लादेश में, और वो जो मिसक्रिएंट्स एक तरह के थे जो कि बदलाव की जो राजनीति आई उसके खिलाफ थे, वो आज एक्टिव है, आज उनकी संख्या बढ़ गई है, आज उन्होंने अपनी एक लॉबी बना ली है। बराबर। सर अब है ना, इससे थोड़ा सा हम लोग अगर इसको भारत से जोड़ के देखें तो भारत में झारखंड में एक बहुत बड़ा बिजली प्लांट है जो कि अडानी का है, और वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने में, और बांग्लादेश की बिजली सप्लाई का लगभग 30% जो है वो अडानी के जो झारखंड का पावर प्लांट है वो सप्लाई करता है। उन्होंने एक डेडलाइन भी दी थी कि इस डेडलाइन के स्पेसिफिक आप हमारा जो पुराना ड्यू है उसको वापस करें। उसके अगेंस्ट में बांग्लादेश गवर्नमेंट ने उन्हें बैंक की कुछ सॉवरन गारंटी देने की बात करी थी,
तो वो मान भी गए थे। फिर बाद में वो बोले कि हम जो हमारे कॉर्पोरेट बैंक या जो एग्रीकल्चर बैंक है उनकी हम लोग सॉवरेन गारंटी देंगे, हम मेन बैंक्स की नहीं देंगे। तो वो अडानी पावर फिर अपने पीछे हाथ खींच लिए। अभी भी फिलहाल जो है पावर सप्लाई तो कंटिन्यू है, पर क्या कुछ पैसे वैसे की बात बनी वहां पर, या है ही नहीं बांग्लादेश के पास पैसा देने के लिए, फिर भी कुछ बिजली पैसे सप्लाई तो चल रही दिए है? गए थे, कुछ पैसे तो अडानी को पे किए गए थे, मगर वो अमाउंट पूरा जहां तक मैं समझता हूँ पूरा अमाउंट नहीं दिया गया था। दरअसल जितनी सप्लाई उनकी रोज की है उतना वो पे कर पाए, इतना तो उनका फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है। दूसरी तरफ एक नया रास्ता खोला गया है जिसमें अगेन भारत ने सपोर्ट किया उनको, जहां पर उनकी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए, उसकी खपत देने के लिए नेपाल इस समय बिजली सप्लाई कर रहा है भारत के जरिए। यानी कि नेपाल भारत की ग्रिड को बिजली सप्लाई करता है और वो फॉरवर्ड की जाती है आगे बांग्लादेश को। तो वो भी एक नया सिस्टम बनाया गया है बांग्लादेश की सपोर्ट के लिए। तो भारत वो सब कुछ कर रहा है जो अपने एक पड़ोसी मुल्क के लिए किया जाना चाहिए, किया जा सकता है। लेकिन एहसान फरामोशी भी कोई चीज होती है आखिर, तो वो एग्जैक्टली मैं यही चीज आपसे पूछने वाला था कि भारत तो हर एक चीज तो कर ही रहा है, फिर भले ही वो जब बांग्लादेश की अच्छी कंडीशन थी तब भी, और जब अभी डिफिकल्ट कंडीशन है तब भी, पर ये एक जो एहसान फरामोशी वाली जो बात है वो बांग्लादेश के अंदर से कहीं जाती हुई दिख नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने की भी बात चल रही है, और बांग्लादेश किसके लिए खरीदना चाहता है? तीन तरफ से वो भारत से घिरा हुआ है, बल्कि एग्जैक्टली लगभग तीन तरफ से, और म्यांमार और भारत ही है उसके जो पड़ोसी हैं। चौथी तरफ उसको सिर्फ बे ऑफ बंगाल मिलता है। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि बात यहीं पे नहीं खत्म होती है कि वो हथियार ले रहा है। वो अब दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो भारत से इंडिपेंडेंट होकर जो सामान भारत से लिया करते थे, फॉर एग्जाम्पल आलू हो गया, प्याज हो गया, इस तरह की चीजें, ये अब वो भारत का ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। तो वो इजिप्ट से लेने की बात कर रहे हैं, टर्की से लेने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से लेने की बात कर रहे हैं, चाइना से लेने की बात कर रहे हैं। इस तरह के ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने अपने यहाँ के इंपोर्टर्स को कल दिए हैं। तो टू बी ऑनेस्ट कोई बड़ा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। एक कारण जो बताया जा रहा है वहां की सरकार की तरफ से, तथाकथित सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार तो कोई है ही नहीं, जो सरकार है वो इंटरिम सरकार है, अंतरिम सरकार है इस समय बांग्लादेश में। तो वो इस समय पर ये कह रहे हैं कि दरअसल हम जो 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 भारत से अलग जो देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स, वो इसलिए देख रहे हैं ताकि हम भारत के दाम बढ़ गए, भारत में इन चीजों के, आलू के, प्याज के दाम बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हम ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इवन उसमें उन्होंने कुछ यूरोपियन मुल्कों का भी नाम लिया है, और मैं हंसी आती मुझे, इजिप्ट वगैरह का भी नाम आया। इजिप्ट यूरोप में नहीं है, मगर कुछ यूरोपीय देशों का भी नाम लिया उन्होंने। जर्मनी से फॉर एग्जाम्पल आलू प्याज लेने की बात की उन्होंने, स्पेशली आलू। जर्मनी में आलू बहुत होता है, बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो लोग वहां पर वहां के बारे में कुछ भी जानते हैं, आलू वहां बहुत होता है। तो वहां से लेने की बात आ रही है। तो ये देखिए कि ये इन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। और आपको मैं फिर बार बार इशारा कर रहा हूं कि आप ये देखिएगा इस सब में, हालांकि हम इस पे आगे डिटेल बात कर लेंगे, ये सब आपको 20 जनवरी तक रुलाएगा, 20 जनवरी तक आपको तंग करेगा। जो हथियार लेने की आपने बात की पाकिस्तान से, भाई आपके घर में तो दाने नहीं है, बैंक बैलेंस आपका डिप्लीट हो रहा है। दरअसल है क्या, कहीं ना कहीं चाइना वाया पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, सस्ते दामों पे चीजें दे रहा है, ताकि वो अपनी पैठ बना सके इन तक। और एक तरह से आप ये देखिए, पाकिस्तान में इस समय एक खुशी की लहर डूबी हुई है कि देखो भारत के लिए एक फ्रंट और खुल गया। यानी कि एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और लो बांग्लादेश भी। तो भारत अपने पड़ोस में ही घिरता जा रहा है, जिसको एक समय पर चीन कहता था कि विद जो उनकी पॉलिसी थी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से, तो वो लगभग उस तरह से तीन तरफ से भारत को घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। केवल हिमालय पर वो कुछ पाकिस्तान, तो कश्मीर, तो उधर पाकिस्तान और उधर चाइना, और फिर इधर ईस्ट में बांग्लादेश, तो तीन तरफ से भारत गिरता हुआ नजर आता है। तो ये उनकी कोशिश है, कह रहे हैं, बट देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत कुछ लंबा चौड़ा असर होने वाला है। कारण ये कि चाइना इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर, तो वो कभी जो है ना वो युद्ध में यकीन नहीं करते जब तक कि उनको कुछ बहुत ही मुसीबत ना आ जाए। वो हल्ला मचाएंगे, गुल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन अपनी दुकान नहीं बंद करेंगे। मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता हूँ कि भाई
दुनिया का सबसे तगड़ा बनिया जो है ना, उसका नाम चीन है। बनिया कौम हमारे यहाँ पाई जाती है, ट्रेड हमारे यहाँ पाया जाता है बनिया के नाम से, मगर वो होते दरअसल चाइना में है सारे। तो दे विल नेवर एवर गो अगेंस्ट व्हाट इज नॉट सूटेबल टू देयर ट्रेड, ऐसा मुझे लगता है। बराबर, बराबर। अभी एक और चीज, आपने अभी जो बात करी, उस बात को थोड़ा सा मैं एक आगे लेके जाऊंगा कि अभी भारत और भारत के आसपास के हम जितने भी कंट्रीज देखें, राइट, फिर हम पाकिस्तान देखें, अफगानिस्तान को भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इन सब जगह पर हम लोग अगर देखें तो प्रो चाइना इंक्लेशन वाली गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती है। और अब तक पाकिस्तान को अगर छोड़ भी दे हम, तो बांग्लादेश भी कह लीजिए भारत से बड़े क्लोज था, मालदीव भारत से बड़ा क्लोज था, नेपाल भी भारत से बड़ा क्लोज था। तो जब ये इतने क्लोज कंट्रीज जो छोटे छोटे से जो भारत के इमीडिएट पड़ोसी हैं, वो जब ऐसी गवर्नमेंट वहां पर बैठेगी जो भारत के अगेंस्ट विचार रखने वाली या प्रो चाइना रखने वाली, तो भारत के लिए आने वाले समय में कितनी मुश्किल है? डिप्लोमेटिक मुश्किल तो है, और शायद इसी का नाम डिप्लोमेसी है कि जब एक क्राइसिस आए तो आप जंग की बात ना करें, अपने ऑप्शंस डिप्लोमेटिक रास्तों से तलाशें। तो एक वक्त था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस कोल्ड वॉर के दौरान में आप ये देखिए लोगों ने डिप्लोमेटिकली क्या कुछ नहीं अचीव किया। तो और कोई जंग नहीं होने दी, कोई बड़ी जंग। अगर अफगानिस्तान की बात आप छोड़ दें, तो अफगानिस्तान से पहले लगभग कई डिकेड्स तक कहीं कोई जंग नहीं, कहीं कुछ नहीं। और यहाँ तक कि इतने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे कि जहां पर अमेरिका और रशिया या तब का सोवियत यूनियन, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते थे उस लेवल पे कि कहीं कोई मिसहैप ना हो जाए, न्यूक्लियर मिसहैप ना हो जाए। और इवन कि मुझे अभी तक याद है, स्पेस में उनकी कई कॉपरेशन हुआ करती थी कि भाई जब स्पेस सेंटर बनाया सबसे पहले रशिया ने बनाया, अमेरिकन ने उसको कितना इस्तेमाल किया, जो स्पेस सेंटर बनाया आईएसएस जो बना था। तो मैं कहने की इस बात से कोशिश कर रहा हूं कि अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि चीजों के रास्ते नहीं निकलते हैं। आप ये देखिए, अगर भारत और चीन के संबंध बेहतर हो जाए तो आखिर आसपास के मुल्क जा कहां रहे हैं? चाइना ही जा रहे हैं ना। बराबर। तो फिर अगर तो फिर आप मतलब भाग कर जाने की जगह कहां बचती है? और दुनिया का एक बड़ा अल्टरनेटिव मुझे लगता है, दिस में टेक टाइम, बट एक दुनिया में ट्रेड का या अदरवाइज एक बड़ा अल्टरनेटिव जो बनता हुआ नजर आ रहा है, वो इस खित्ते में इस रीजन के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ पॉलिसीज हैं जो ग्रेजुअली, बल्कि पता नहीं मुझे ग्रेजुअली भी कहना चाहिए या नहीं, काफी रैपिडली बदल रही हैं। आप ये देखिए, चाहे भारत का ये रियलाइज करना कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो हमारे रास्ते में रोड़े अटका रही हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिटरीली इंडिपेंडेंट होने के मामले में। आपको कोई इंजन देने को तैयार नहीं है, जो देने को तैयार होता है वो लेट देता है। कोई आपको ऐसे जहाज नहीं देता जिनकी आपको जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल F-35 आपको कोई नहीं देने की बात करता, कोई ऑफर ही नहीं करता है। मगर इस सबके बीच में फिर भारत रास्ते क्या निकालता है? तो ये भी एक डिप्लोमेसी है ना, रास्ते निकले। अब पिछले 2 दिन से जो खबर हाईलाइट हो रही है वो ये कि मैं सॉरी, मैं डाइवर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ सब्जेक्ट को, लेकिन ये अपने देश के लिए जरूरी है कि जो S-57 जो रशिया का है उसको आत्मनिर्भर भारत के उसमें लाया जा रहा है, मेक इन इंडिया के टर्म में लाया जा रहा है। वो एक स्टेल्थ विमान है, F-35 से आगे का विमान है, और उसमें जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो 2 सीटों को किया जा रहा है। 1 सीट का है, 2 सीटों को बनाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मजबूत करेगा। एक आदमी स्पेशली वॉरफेयर देख रहा होगा, दूसरा पायलटिंग कर रहा होगा। देयर सो मच हैपनिंग राइट नाउ कि मुझे लगता है आने वाले 5 से 7 साल जो है वो दुनिया की जो तस्वीर बनकर आएगी आने वाले समय में उसको तय कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ट्रंप के आने वाले जो 4 साल हैं और हमारे यहाँ मोदी जी के जो बचे हुए 4 साल हैं, लगभग हमारा फरवरी में इलेक्शन हमारा भी हो गया है, सॉरी जून में हमारा भी इलेक्शन हो गया, तो अभी आधा 6 महीने निकल गए। लेकिन आप पाएंगे कि आने वाले 4 से 5 साल जो हैं वो दुनिया की शक्ल जो आने वाले समय की होगी उसको मोर और लेस तय कर देंगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्पेशली आफ्टर नाउ, जबकि बाइडेन जा रहे हैं, उनका एक पैर इस समय अंदर है, एक बाहर है व्हाइट हाउस के, जो दूसरे आ रहे हैं
आप ये पाएंगे कि दुनिया के तमाम मुल्क और उनके जो रूलर्स हैं वो इस समय ट्रंप से लगातार बात कर रहे हैं। कल ही उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। अब सोचिए, अब ज़ेलेंस्की उनसे क्या बात कर रहे होंगे, यार कुछ पैसे दे देना, इतना मत तंग करना, नाराज मत होना, कुछ तो दे दो वाली बात। और जाते-जाते आप ये देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि इन 3 महीनों को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है और अमेरिकन डीप स्टेट गेम खेलेगा। 900 मिलियन की अभी-अभी ग्रांट रिलीज़ की गई है व्हाइट हाउस से यूक्रेन के लिए। और सबको ये मालूम है कि अगले आने वाले महीने के बाद में यूक्रेन को कुछ नहीं मिलेगा। बराबर। तो बड़ी तेजी के साथ पहिया घूम रहा है कि भाई कुछ ऐसा कर लिया जाए जो आने वाले समय में कंट्रोल किया जा सके, जिससे आने वाले समय को कंट्रोल किया जा सके और उसमें जो हैपनिंग्स होनी है उनको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बराबर। और अदरवाइज रास्ता नहीं। बराबर। जी। और जो 2025 की जो सबसे इम्पोर्टेंट तारीख होगी, वो तारीख होगी 20 जनवरी 2025, बेशक। जिस दिन बेशक। डोनाल्ड ट्रंप वापस शपथ लेंगे। अपने ऑफिस को रिज्यूम करेंगे। जैसा बेशक। अभी हम लोगों ने अब देखा कि 4 नवंबर को वहां पर इलेक्शन हुए और 20 जनवरी को वहां पर ओथ टेकिंग सेरेमनी, और वो अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे। सही। इस दौरान का जो समय है, इस दौरान के समय में मुझे, मेरी समझ में अभी तक ये याद नहीं आ रहा है कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट यूएस में है, वो इंटरनेशनल सर्किट में अपने एक्शंस को लेके इतना प्रोएक्टिव दिखा हो। क्योंकि बिल्कुल। इसके पहले तक भी जो अभी तक मेरी समझ है, उन्होंने यही चीज, जो प्रेसिडेंट रहते हैं वही कुछ ना कुछ अपनी एक्शंस और अपने फैसले करते हैं, लेते हैं। पर ये पहली बार देखने को मिल रहा है। आई एम श्योर ये अगर 200 साल की अमेरिका की हिस्ट्री में हुआ हो पहले कभी, तो मुझे नहीं मालूम। और अगर मैं रीसेंट ईयर्स को अगर मैं देखूं, तो ये पहले प्रेसिडेंट ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो कि हर मामलों में अपने बड़े प्रोमिनेंट व्यूज रख रहे हैं, और बाहर के लोग भी करंट प्रेसिडेंट के बजाय इनको ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं कि इनकी बातों को, क्योंकि उनको पता है कि अब ये आने वाले कमेंट्स करने वाले हैं। और फिर वो भारत को लेकर उनका ट्वीट हो कि उसमें 10% टैरिफ वो भारत को लगाएंगे, या फिर यूक्रेन रशिया को लेके या सीरिया को लेके ब्रिक्स। उनका हो, या फिर और भी कई सारी चीजें हों जिसमें वो जी, बड़े। रीजनल वाला मामला जो ब्रिक्स का है उसको एग्जैक्टली, लेकर। एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली वो सारी चीजें हों। तो ये एक बड़ा क्लियर थॉट प्रोसेस उनका दिख रहा है। और जो 20 जनवरी 2025 के बाद जो एक्चुअल अपने ऑफिस को कमेंस करेंगे, उसके बाद में दुनिया एक बहुत तेजी से कुछ न कुछ बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फिर वो बदलाव मिडिल ईस्ट में जो हमको ऑलरेडी होता हुआ दिख रहा है, रशिया यूक्रेन की तरफ होता हुआ दिखेगा, फिर और भी कई दूसरी जगह होता हुआ दिखेगा। सर, गाजा, एक छोटा इजराइल। सा एनालिसिस आपकी नजर में, क्या बड़े 3-4 बदलाव आपको लगते हैं 20 जनवरी 2025 के बाद? दोस्त, एक बड़ा बदलाव जो मुझे नजर आता है वो उन 2 युद्धों की तरफ है जो चल रहे हैं। गाजा वाला जो है, गाजा खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ, इजराइल का जो मिडिल ईस्ट के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो अब्राहम अकॉर्ड जिसको हम कहते हैं, उसका फ्यूचर तय होना है। ये भी कि जो यूक्रेन रशिया वॉर, आपको मालूम है कि रशियन फोर्सेस पिछले दिनों में लगातार आगे बढ़ी हैं। और अगेन मैं जो बात आपसे कह रहा था कि डीप स्टेट का रोल, आप देखिए कि किस मौके पर अमेरिकन ने गो अहेड दिया है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को फायर करने के लिए यूक्रेन को। हाँ। तो आप ये देखिए कि मतलब ये वो वक्त है जबकि दरअसल इस प्रेसिडेंट के पास, ये हारा हुआ प्रेसिडेंट है जो ये तमाम ऑर्डर्स दे रहा है। तो राइट। या कि अब दुनिया किस तरफ देख रही है, उसका आपको इससे पता लगता है कि अभी-अभी मैक्रोन ने ट्रंप से मुलाकात की है, मेरे ख्याल से कल। दूसरी तरफ आप उनको देखिए कि ज़ेलेंस्की भी मिले, जैसे मैंने आपको बताया। और तीसरा एक कुछ और भी हुआ था अभी, बांग्लादेश को लेकर ट्रंप ने जब कॉल किया है इनको, हिंदूज को लिए कॉल किया, और जो प्रीस्ट थे हमारे, एक वहाँ पे हिंदू जो प्रीस्ट थे, उनके लिए जब उनको रिहाई मिली है, वो ट्रंप की कॉल के बाद मिली थी। तो मतलब ये तमाम चीजें चल रही हैं। आने वाले दिनों में जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि बदलाव तो आएंगे। मैं ये, और आप ही देखिए एक और खास बात, ट्रंप की कैबिनेट में कितने वो लोग आ रहे हैं जो दरअसल इंडिया लीनिंग है। हमने एक प्रोग्राम किया हुआ था राइट। इसके ऊपर, हमने एक बार पिछली बार राइट। बात की थी इसके ऊपर। बट आप देखिए वो तमाम लोग जो मेजर पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सब के सब इंडिया लीनिंग वाले हैं, एंटी चाइना,
लीनिंग वाले हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिर्फ राइट। प्रो इंडिया होना ही काफी नहीं है। मजे की बात यह है कि वो सबके सब एंटी एंटी चाइना भी है। पाकिस्तान, एंटी चाइना है, तो वो डबली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मुझे लगता है भारत के लिए बेहतर है, अच्छे दिन है, मगर जहां तक प्रॉब्लम्स की बात की जाए, बदलाव की बात की जाए प्रॉब्लम्स में, तो मुझे लगता है कि शायद ट्रेड को लेकर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुश्किलों को, और वो हमेशा रही है ट्रंप के साथ में। ये चीज हमेशा से ट्रंप के साथ रही है कि ट्रेड को लेकर हमें उनके साथ मुश्किलात आई हैं। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसी मुश्किलात नहीं है कि हमारा फॉरेन ऑफिस उनका इलाज ना निकाल पाए, और हम्म। उसका हल मुझे लगता है कि निकाल लिया जाएगा, वो इतना बड़ा मुश्किल हल नहीं है, क्योंकि हमारा अभी भी अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और हमारा अच्छा खासा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को होता है। तो ये हमारे फेवर में है कि हम अपने रिलेशंस को ना खराब करें। दूसरी तरफ ये भी, हालांकि पाकिस्तानी पीपल लाइक कमर चीमा ये बड़ा प्रोपोगेट करते हैं कि भारत डी डॉलराइजेशन पर काम कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई रीजन है कि हम इस बात को अंडरलाइन करें, एम्फेसाइज करें, या जोर देकर कहें कि हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे? जिस करेंसी में हमारा मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, हम भारत को क्यों डिस्टर्ब करेंगे? एट द सेम टाइम ये हर एक कंट्री का हक है कि वो अपनी कंट्री की करेंसी को महत्व दे और उसको प्रमोट करे, बराबर। और जहां भी उसको संभव हो, क्योंकि अगर दुनिया का ट्रेड डॉलर में होता है, शायद इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी करेंसी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ताकि हम उस डॉलर को बचाएं जिसमें दुनिया का ट्रेड चलता है, और हम उससे दुनिया में वो चीजें खरीद पाए जिसको हम अपनी करेंसी से नहीं खरीद सकते हैं। बराबर। सही बात है, और यही तो एक स्मार्ट मूव है कि एग्जैक्टली। जहां पर जो चीज बचाई जा सकती है वो चीज बचाई जाए, और जहां पर जिस चीज के स्पेंड से अपने आप को स्ट्रेंथ किया जा सके, वहां पर वो चीजें स्ट्रेंथ की जाए। बराबर। बेशक। बिल्कुल सही है। सर, आज आपने आपका समय दिया और इन चीज़ों पे बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी इंटरेस्टिंग चीज़ पर आपसे ज़रूर जुड़ के बात करने की कोशिश करेंगे। आज के समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच भाई।